हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो आइए वन बाई वन सभी पॉइंटों को देखते हैं। आज से पहले आपने ये टॉपिक हो सकता है पढ़ रखा हो, लेकिन आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास देखने के बाद कमेंट करने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। देखिए चलते हैं संविधान सभा को लेकर। संविधान सभा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि संविधान सभा जब संविधान बनाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए तरह तरह की बात की गई और तरह तरह की जिस तरह की बात की गई उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहाँ से आया और किसने पेश किया। तो संविधान सभा को बनाने के लिए 3 प्रकार के विचार आते हैं। पहला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं अनौपचारिक विचार, जिसे अप्रत्यक्ष मांग भी कहा जाता है। ये सर्वप्रथम हमें दी थी बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में, और ये एक मौखिक मांग थी जिसमें संविधान सभा को बनाने की बात की गई थी और इसी के अंदर मौलिक अधिकारों की बात भी की गई थी। और इसके बाद स्वराज शब्द की इसके अंदर बात की गई। और आज से अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वराज शब्द की और किसने बात की थी, तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अनौपचारिक मांग तो इन्होंने की थी जो मौखिक थी, लेकिन औपचारिक मांग जो लिखकर दी थी वो किसने दी थी, तो वो दी थी एम.एन. रॉय ने। आप देख सकते हैं। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि एम.एन. रॉय कौन थे, तो यह एक मार्क्सवादी विचारक थे। यहां देख सकते हैं आप। आपसे अगर पूछा जाएगा कि और किसने इस चीज की मांग की थी, तो जब एम.एन. रॉय ने 1934 में इसे अपना लिया और इसके बाद स्वराज पार्टी ने भी इसे अपना लिया था 1934 में। इसके बाद ही 1935 में कांग्रेस ने भी इसे अपना लिया था। इसके बाद आती है हमारा तीसरा विचार, वो कौन सा है, तो आइए तीसरा विचार है हमारा जिसे कहते हैं सांकेतिक विचार, और ये दिया था हमें महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने हमें दिया था सांकेतिक विचार। इसके अंदर बताया गया है कि ये पॉइंट और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इस क्लास के अंदर जो भी पॉइंट मैंने नोट किया है वह कुछ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लाइन है जो मैंने आपको यहाँ लिखी है ये एग्जाम के अंदर पूछी गई लाइन है। तो सांकेतिक विचार में कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में स्वराज पार्टी के लिए कहा गया पॉइंट क्या था कि स्वराज भारतीयों की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रिटिश का उपहार। अगर आपसे एक पॉइंट अगला ये भी पूछा जा सकता है, ये पॉइंट जो मैंने आपको स्टार बना के दिया है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था कि वह कौन सा संगठन है जिसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो आप देख सकते हैं वह कौन सा है, आर्य समाज। आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर हमारी बात की गई, इस टाइम पे जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन इसके अंदर हमारी मुस्लिम लीग थी उसने भारत विभाजन की मांग की थी, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके तहत ही सर्वप्रथम ब्रिटिश के द्वारा माना गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। आप यहाँ पर इस पॉइंट को देख सकते हैं। यह पॉइंट भी एग्जाम के अंदर पूछा गया पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्लास के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिया गया है जो आपको टाइम वेस्ट करे। हर पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। आइए नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस क्लास की एक और खास बात है कि इस क्लास के अंदर सारे पॉइंट जो हैं वो सीक्वेंस से लिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है, ये तो पारित हो गया था 8 अगस्त 1940 को, लेकिन 1940 में ही 17 अक्टूबर 1940 को आया हमारा जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अंदर क्या था, तो इसके अंदर ये प्रस्ताव था हमारा जिसे कहते हैं महात्मा गांधी का प्रस्ताव था, और पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसे पेश किया गया था। और इसे मानने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। इसे मानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे। और यहीं आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये पॉइंट पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन से व्यक्ति थे, दूसरे। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा जिसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। इसी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था क्रिप्स मिशन, लेकिन इसे भी भारतीयों ने इनकार कर दिया और इसे भी वापस जाना पड़ा। तो आपसे ये डेट पूछी जाती है कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो 22 मार्च 1940 को। इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि जब क्रिप्स मिशन आया तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन है वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे चर्चिल। इसके बाद आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने जो क्रिप्स मिशन है उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी बाद की तिथि का चेक। तो वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इसे पोस्ट डेटेड चेक, यानी यह बाद की तिथि का चेक है, हम इसे नहीं मानेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही संविधान सभा को बनाने की बात की गई थी। इसे भी ब्रिटिश सरकार लाई, लेकिन इसका भी पुरजोर विरोध किया था भारतीयों ने। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन आया 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी द्वारा इसी के अंदर दिया गया था करो और मरो का नारा।
ये प्रस्ताव कहाँ आया था? मुंबई के ग्वालियर मैदान में। और इसके अध्यक्ष के हमारे जिन्हें कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है हमारा जिसे कहते हैं वेवल योजना। तो वेवल योजना हमारी थी 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को लागू की गई थी। कौन सी? वेवल योजना। इसमें भी यही बात की गई थी, लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसके अंदर हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होगी। और इसी के तहत शिमला में समझौता हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। और इसके अंदर एक बात और थी कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी जो पद हैं वो भारतीयों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं इसे भी। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो में आप जानते हैं वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आपका सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट अगर छोड़ दें तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और जो वीडियो बनाता है उसका सिर्फ मनोबल बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। संविधान सभा। तो ब्रिटिश क्राउन की यहाँ से सर्वोच्चता समाप्त हो गई और भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कब? तो ये संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। और कौन सी प्रथा पर आधारित? तो फ्रेंच प्रथा पर आधारित गठन किया गया था। किसका? संविधान सभा का। अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सदस्य थे, तो इसमें थे 3 सदस्य। और वो कौन कौन से थे? तो वो थे, एक था पैथिक लॉरेंस। और ये कौन था? तो ये था भारत का सचिव, जो हमारे भारत में जो पद चलता था 1858 से भारत सचिव का, वो कौन था? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस। और इसके बाद था क्रिप्स, जो क्रिप्स अभी जो पहले जो क्रिप्स मिशन आया था उसी का ही बोर्ड ऑफ डायरेक्ट का हेड हुआ करता था। कौन? क्रिप्स। इसके बाद एक और था जो था अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री था ब्रिटिश सरकार का। और इन्होंने ही कहा कि संविधान सभा बना लीजिए। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी और इसकी जो प्रथम बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके जो अस्थायी इस टाइम पे कोई भी स्थायी पद नहीं था, इसीलिए सब अस्थायी काम कर रहे थे। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी थे फ्रैंक एंथोनी, इन्हें अस्थायी उपाध्यक्ष घोषित किया गया। और यही पूछा जाएगा कि संविधान सभा को किसने संबोधित किया था? तो वो थे हमारे जे बी कृपलानी जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कौन थे? जे बी कृपलानी। आइए दूसरी बैठक हमारी आती है, वो आती है 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें सारी बात स्थायी हो गई थी क्योंकि यह लिखित तौर पर थी। तो इसके अगर पूछा जाए कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे उसी टाइम के राष्ट्रपति बनने वाले थे। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे 2। वो कौन थे? एक तो था एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचारी। यही पूछा जाएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार में आपका नाम आएगा वी.एन. राव। इसके बाद आएगा कि संविधान सभा के उस टाइम पे जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक चल रही थी, तो उस टाइम पे संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, जी.बी. मावलंकर बनाए गए। आप यहाँ देख सकते हैं। आइए इसके बाद आती है हमारी संविधान की तीसरी बैठक आती है। और इसी तीसरी बैठक के जो हेड बनाए गए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया गया। कब? 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन इसकी डेट ये पूछी जाती है कि इसे स्वीकार कब किया गया था, तो इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1946 को। बाद में यही उस उद्देश्य से प्रस्तावना का रूप ले लेता है। आइए अब यहां से हमारा नेक्स्ट शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी हमारा भारत कैसे कैसे आजाद हुआ। तो आइए इसी पॉइंट को हम देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि इस क्लास से कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जाए और नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्लास बड़ी सीक्वेंस से एक एक पॉइंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले गई है। आइए नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्लास को शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी तक जानकारी पहुंचे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसकी घोषणा कर दी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में एक विधेयक पेश किया जाए। और इसी के आधार पर 18 जुलाई 1947 को इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 20 के तहत ये पॉइंट पूछा गया है। कौन सी धारा थी? तो धारा 20 के तहत इसे आजाद किया जाएगा। और वो आजाद कब किया जाएगा? तो यहां आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि भारत कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। अब हमारा आता है कि संविधान सभा बनी और इसने अपने कार्य भी किए, लेकिन संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो किस तरह से हुआ था। तो संविधान सभा का निर्वाचन
आइए वन बाय वन सभी पॉइंटों को जानते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन में जो कुल सदस्य थे वो थे 389, लेकिन जो चुनाव होने थे वो चुनाव होने थे हमारे 296 पर। क्यों? क्योंकि जो 93 थी वो थी रियासतें, 93 थी रियासतें। इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को चुनाव होते हैं, जुलाई अगस्त में, और रिजल्ट आता है अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये चुनाव तो हुए, लेकिन किस तरह से हुए? तो ये चुनाव थे अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। और इसी के तहत आगे जाकर जो सीटें आई वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में उभरी कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस की यहां से सीटें आई थी 208, और यही मुस्लिम लीग की अगर सीटें पूछी जाती हैं तो मुस्लिम लीग की सीटें थी 73। अन्य निर्दलीय सीट थी हमारी 8, और जो अन्य सीट थी इनसे भी अलग जो एक एक करके सभी जगह पर आई थी वो थी हमारी 7 सीटें थी। जब हमारी निर्वाचन प्रक्रिया हुई तो इससे पहले हमारी जो बात की गई थी वो थी बातें कि इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे वो कहाँ के होंगे? वो सदस्य केवल विधानसभा और असेंबली के ही भाग लेंगे, ना कि अन्य जनता के। यानी जो असेंबली और विधानसभा जहां का चुनाव होगा उस विधानसभा के सदस्य और वहां की असेंबली के सदस्य ही भाग लेंगे, ना कि और कहीं के। और यहाँ पर जो सदस्य चुने जाएंगे वो प्रत्येक एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। यहाँ पर जो निर्वाचन प्रणाली थी, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी निर्वाचन प्रणाली थी, तो वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं लिया था, तो यहाँ मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आता चुनावों की बात की गई थी वो थी वयस्क मताधिकार। तो और आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतीय विधानसभा और असेंबली के जो सदस्य थे ये कौन कौन हो सकते थे, तो इसमें से सभी थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, SC ST यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, और सभी महिलाएं, सभी पुरुष यानी सभी सदस्य थे। अब आता है एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। वो माउंटबेटन योजना ये कब आई थी? तो ये आई थी हमारी 3 जून 1947 को, और इसी के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। इसे हम डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं। इसमें जो सदस्य थे वो 389 थे, लेकिन जो भारत के पक्ष में जो वोट डाले गए वो थे 399। और यही पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के पक्ष में कितने वोट आए थे, तो ये आए थे 90। अगर भारत में भी पूछा जाए, वैसे इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं ले आया कि 229 सीट प्रांतों से थी और 70 सीटें जो थी वो विधानसभा से थी, सॉरी रियासतों से थी, जो हमारी निर्वाचित, जो हमारी मनोनीत रियासत थी वहां से। आइए नेक्स्ट आएगा हमारा। अब यहां से पूछा जाएगा कि संविधान सभा जब बनी तो यहां से कौन कौन सी समितियां भी बनी। तो सबसे बड़ी समिति थी हमारी जिसे कहते हैं प्रारूप समिति। आप सभी को पता होगा कि ये समिति थी VR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी की, जो 29 अगस्त 1947 को पारित की गई। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो टोटल थी 7। और यही पूछा जाएगा कि इसमें अन्य सदस्य के कितने थे, तो 6। जो नाम आप देख सकते हैं, ये नाम काफी जगह एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हुए जिन्हें कहते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे थे KM मुंशी। और यही पूछा जाएगा कि इसके बाद अगले थे जिसे कहते हैं शहदुल्ला, और अगले थे BL मित्रा। लेकिन यहाँ पर BL मित्रा की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं की जगह पर आते हैं N माधवराव। और अगला पॉइंट आता है जो हमारा 7वां, DV खेतान। DV खेतान की भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, और इनके जगह जो आते हैं वो आते हैं TT कृष्णमाचारी। यहाँ आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आएगा जो है हमारी संविधान सभा की समिति। अगली समिति है वो है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और देशी रियासतों से भारतीय समिति। ये सभी समिति एग्जाम में पूछी गई समितियां हैं, और इनका अगर आंसर पूछा जाएगा कि इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। आइए नेक्स्ट समिति आपसे पूछी जा सकती है, वो थी हमारी प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इन दोनों के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही इन दोनों को अगर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इन्हें अगर अलग अलग करके पूछा जाएगा तो इनका आंसर अलग आएगा, और एक साथ पूछा जाएगा तो आंसर अलग आएगा। अगर एक साथ आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाना है, लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे कौन, SC मुखर्जी। यही पूछा जाएगा मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। आइए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट समितियों को।
एक था संचालन समिति। संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष और झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित और नियम प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये पॉइंट यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ही टाइप हो गया है, यहां इसका सबका आंसर क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा जिसे कहते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के मुंशी। यहीं आएगा। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति बनाई गई थी, इसके थे ए बी ठक्कर। और यहीं आपसे पूछा जाएगा अगली समिति हमारी आएगी जिसे कहते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसके जो अध्यक्ष थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार। आइए नेक्स्ट आता है, अगली समिति आती है जिसे कहते हैं पूर्वोत्तर समिति। यहाँ असम को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए जो समिति बनाई गई थी वो थी पूर्वोत्तर समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे गोपीनाथ बारदुलाई। गोपीनाथ बारदुलाई कौन है? तो ये असम के पहले सीएम थे, यानी पहले चीफ मिनिस्टर थे असम के। अब आइए इसी से संबंधित और भी पॉइंट हैं जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, आइए सभी को 1 बाय 1 लेके चलते हैं। इस क्लास से एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, हर लाइन में कोई ना कोई आंसर छुपा हुआ मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 6 माह के अंदर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्हीं ने संविधान सभा को लिखा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक पॉइंट आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति हैं जिनके हस्ताक्षर संविधान के प्रत्येक पेज पर किए गए हैं? तो वो भी कौन थे? वो भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। आइए आता है, और यहां पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सी शैली का इस्तेमाल किया था? तो वो शैली थी हमारी इटैलिक शैली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के अंदर जो सजावट की गई वो सजावट किसने की थी? तो वो सजावट की थी नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि इंग्लिश और हिंदी में लिखने का काम जो किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, लेकिन जो केवल हिंदी में लिखा था, यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर हिंदी में लिखा था, तो वो किसने लिखा था? वसंत कृष्ण बेद ने। यही ये पॉइंट में एक्स्ट्रा ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। कि संविधान में जो कुल पेज हैं वो कितने हैं? 251। ये पॉइंट पूछा नहीं जाएगा, वैसे ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है। आइए आता है संविधान निर्माण में कुल कितने व्यक्तियों ने सहयोग किया, यानी कितने व्यक्तियों ने अपनी आंखों से देखा? तो वो 53,000 लोग थे। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, सिर्फ ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, फिर भी मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा निर्माण में कुल कितने देशों की सूची बनी। ये पूछा गया है कि कुल कितने देशों की सूची बनी और कितने देश सिलेक्ट किए गए। तो ये पॉइंट यहाँ से पूछा गया है कि संविधान निर्माण में कुल कितने देशों को सिलेक्ट किया गया था? 10। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्माण में लगभग 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। ये पॉइंट भी हटा देंगे। इसके बाद ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार बना लें। ये पॉइंट यहाँ से जरूर और जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, जो हमारी देहरादून में स्थित है। यहाँ से इसकी 1000 प्रतिलिपि, 1000 कॉपियाँ छापी गई थी, जो भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए, प्रचार से प्रचार करने के लिए जगह जगह भेजी गई। और इसे संविधान को बनने के लिए जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और ये पॉइंट काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, जो हमारा बनकर तैयार हुआ था वो तो 49 में हुआ था, 26 नवंबर में, लेकिन जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यही हमारी संविधान की अंतिम बैठक भी थी, जो हमारी 12वीं बैठक थी। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पॉइंट काफ़ी जगह पूछा गया है कि आइवर जेनिक्स, ये एक विदेशी थे, आइवर जेनिक्स ने संविधान को क्या क्या कहा? तो काफ़ी पॉइंट बताए हैं कि आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा और 1935 की कार्बन कॉपी कहा। और अगर पूछा जाए इन्होंने और क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि यह उदार का संविधान है। और इन्होंने ये कहा कि यह भारत का विरोधी है और गांधी दर्शन से दूर है। ये सारे पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और एक ये, और एक ये सभी पॉइंट पूछे जाएंगे क्योंकि सभी पॉइंट आए हुए पॉइंट हैं। आइवर जेनिक्स को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने काफ़ी बात बताई थी संविधान के बारे में कि संविधान किस तरह से है। एक बात ये भी थी कि संविधान हमारा कैसा है, तो वो कठोर और लचीला है, यानी संविधान लचीला और आंशिक रूप से कठोर है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि संविधान निर्माण में कुल कितने व्यक्ति थे, वो तो मैंने आपको बता दिया 389। वैसे सहयोग तो काफ़ी का था, लेकिन जो अंतिम रूप से जो साइन किए गए वो 284 व्यक्तियों के साइन किए गए थे। किसमें? संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो उसमें साइन किए गए। और इसमें
जो महिलाएं थीं वो 15 महिलाएं थीं, यानी 15 महिलाएं शामिल थीं। लेकिन इसमें शामिल तो थीं, लेकिन जो साइन किए वो सिर्फ और सिर्फ 11 महिलाओं ने किए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुरुषों में सर्वप्रथम जो साइन किए थे वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगर महिलाओं में पूछा जाए कि सबसे पहले साइन करने वाली महिला कौन थी, तो वो थी अम्मू स्वामीनाथन जी। अम्मू स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम संविधान पर साइन किए। इसके बाद पूछा जाएगा वो कौन सी महिला थी जो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल थी, तो वो थी हमारी एजाज रसूल। फिर वहीं से पूछा जाएगा कि एकमात्र दलित महिला कौन थी, तो दलित में पूछा जाए तो वो थी दशनाई बेलायुधन। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आइए ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसे भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बने हैं। तो अंतरिम मंत्रिमंडल हमारा बनकर तैयार हुआ, और ये अंतरिम मंत्रिमंडल हा क्या, तो ये था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को ही क्या कहा जाता था, तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसे ही कहा जाता था अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल की जो घोषणा थी वो तो 24 अगस्त 1946 को ही हो गई थी, लेकिन जो अंतरिम मंत्रिमंडल है इसका गठन किया गया 1946 को, यानी 2 सितंबर 1946 को। अब आइए इन सदस्यों को देखते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किस सदस्य पर कौन सा पद था। तो आइए सभी पॉइंटों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ से पूछा जाएगा कि इसके जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे उस समय के वायसराय बेबल जी, और जो उस समय के उपाध्यक्ष थे और विदेश मंत्री बने वो कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि गृह मंत्री कौन थे, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल जी। यहीं आपसे पूछा जाएगा कि कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद पूछा जाएगा कि शिक्षा मंत्री कौन थे। अगर आपसे एक पॉइंट और बताऊं कि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। इससे पहले ये शिक्षा मंत्री थे संविधान सभा के, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके। इसके बाद पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थी। यहीं आपसे एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे हमारे लियाकत अली जी। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि अरुणा आसफ अली कौन थे, तो अरुणा आसफ अली को पद दिया गया था रेलवे मंत्री का। श्रम मंत्री कौन थे, बाबू जगजीवन राम। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि क्लास भी काफी लंबी हो रही है, कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आइए नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री गजनाफर अली खान हो गया। इसके बाद आता है जॉन मथाई, उद्योग मंत्री थे। संचार मंत्री अब्दुल राव निस्तार थे। वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीकर थे। यहीं आपसे पूछा जाएगा कि कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री थे जोगिंद्र नाथ मंडल। और यहीं पूछा जाएगा कि खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे, तो वो थे कौन, H.G. भाभा। तो ये थे आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। कम समय में जितनी भी जानकारी बताई गई है सभी को ध्यान से पढ़ें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। वैसे तो कोई ऐसी चीज ही नहीं जो एक बार में समझ में नहीं आई हो। क्लास के अंदर सारे पॉइंटों को सीक्वेंस से रखा गया था, सभी को 1 बाय 1 बताया गया था। आप देख सकते हैं मैंने आपको सारी जानकारी बताई, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट 2 गौरव सर।